अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 9 का लेक्चर नंबर 7 पेज नंबर 201 टू 204। अब तक जो हम पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन के अंदर हम ब्लड वेसल्स, ह्यूमन हार्ट, ये सारी की सारी चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। ठीक है, अब हम ये चीज़ देख रहे थे कि ह्यूमन हार्ट से जब ब्लड पंप होता है तो वो पूरी बॉडी के अंदर किन किन आर्टरीज के ज़रिए जाता है। इसका कुछ पॉइंट हमने देखा था, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस भी तो आता है बॉडी से हार्ट की तरफ, क्योंकि राइट एट्रियम का, राइट वेंट्रिकल का तो काम ही यही है कि उन्होंने हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वेन्स के ज़रिए, वेना केवा के ज़रिए, और फिर वो लंग्स में जाता है। तो वो बॉडी से आता है, तो बॉडी से कौन सी वेन्स लेकर आती हैं। ठीक है, फिर इसी तरह अगर खून ज़्यादा सप्लाई हो जाए तो भी बीमारियाँ हो सकती हैं। खून अगर प्रॉपर तरीके से सप्लाई ना हो तो भी कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। तो ये चीज़ें आज हमने स्टडी करनी है कि किस तरीके से काम करता है हार्ट। कुछ पोर्शन हमने देखा था, कुछ रह गया था हमारे पास। इवन दो द हार्ट चैम्बर्स, अब ये बात है कि तो हार्ट चैम्बर्स भी हर वक्त ब्लड से नहाए रहते हैं। मीन नहाए रहने से बाद कि हर वक्त हार्ट के अंदर ब्लड मौजूद होता है। ठीक है, द डफ नो नरिश हार्ट मसल्स, द ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल इज प्रोवाइडेड बाई कोरोनरी आर्टरीज which emerge from the base of aorta. Heart muscles are drained by coronary veins which empty into right atrium. Coronary arteries and veins are collectively called coronary circulation. It is part of systematic circulation. अब हार्ट के अंदर ब्लड सारे का सारा किस वजह से जाता है? वेन्स की वजह से जाता है। ठीक है, और आर्टरी से जाता है पूरी बॉडी के अंदर। तो जो हार्ट मसल है बेसिकली वो क्या करते हैं, वो पंप करते हैं, तो ब्लड सारे का सारा चला जाता है वेन के जरिए राइट एट्रियम में, और फिर कोरोनरी आर्टरीज और वेन्स और ये सारी के सारे मिलकर क्या बनाती हैं, कोरोनरी सर्कुलेशन। अब हम देखें तो इन्फीरियर टू दीस जो पेयर ऑफ रीनल आर्टरीज हैं वो ब्लड को सप्लाई कहाँ पे करती हैं, किडनी की तरफ। गोनेडल आर्टरीज जो है वो ब्लड को सप्लाई करती है गोनेड्स मीन जो सेक्स ऑर्गन्स हैं। जस्ट बिलो द गोनेडल आर्टरीज इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी मौजूद होती है जो ब्लड को सप्लाई करती है लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम में, मीन के एक्सक्रीटरी सिस्टम का एंड प्रोडक्ट वो सारे के सारा ऑर्गन जिसमें से हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन होती है, वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, उसको ब्लड सप्लाई करना किसका काम है, इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का। और जो एओर्टा है वो डिवाइड करता है दो कॉमन इलियक आर्टरीज में जो डिवाइड होती हैं, इंटरनल इलियक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ठीक है, हर जो आर्टरी है वो क्या बनाती है, फिमोरल आर्टरी बन जाती है अपर थाई में, मीन जो हमारे घुटने से ऊपर का हिस्सा है। ठीक है, वो ब्रांचेस कहाँ पे की जाती हैं, थाई, नी, शेंक, एंकल, मीन की जो हमारा सारे का सारा लोअर लिम्ब है, सारी की सारी हमारी टांगें हैं, हमारे घुटना है, ठीक है, हमारे टखने हैं, हमारे पाँव हैं, इनके अंदर भी जो ब्लड की सप्लाई होती है वो किस वजह से होती है, फिमोरल आर्टरी की वजह से। कुछ पार्ट्स हमने कल देखे थे कि लिवर के अंदर कैसे ब्लड जा रहा है, बाकी पार्ट के अंदर कैसे ब्लड जा रहा है, हेड की तरफ कौन सी आर्टरीज जो है वो ब्लड को लेकर जाती हैं, शोल्डर की तरफ कौन सी हैं, आर्म की तरफ कौन सी हैं, ये हमने अब लोअर लिम्ब के बारे में देखा। ये सारे के सारा किसका सिस्टम था, आर्टरीज का, मीन कि हार्ट से ब्लड कैसे जाता है पूरी बॉडी के अंदर। अब अगर हम देखें तो हमारे पास है वीनस सिस्टम। वीनस सिस्टम से मुराद कि अब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से किन वेन्स के ज़रिए आता है, वापस राइट एट्रियम में। तो वेन्स जो हैं वो कहाँ से निकलती हैं, वेन फ्रॉम लंग्स से जो वेन्स निकलती हैं वो कहते हैं पल्मोनरी वेन, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है लेफ्ट एट्रियम तक। दो मेजर वेन्स हैं, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आते हैं पूरी बॉडी से राइट एट्रियम के अंदर। सुपीरियर वेना केवा कहाँ से लाता है वेन्स को, हेड से, शोल्डर और आर्म से, और लेग से जो है द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू हार्ट बाय मैनी वेन्स। सुपीरियर ऊपर वाले हिस्से से खून डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है और इन्फीरियर नीचे वाले हिस्से से लेकर आता है। ठीक है, वेन्स कैरिंग ब्लड फ्रॉम कफ, फुट, नी join together to form femoral vein. It empties into external iliac vein. It joins with the internal iliac and both empty into common iliac vein. अब यहाँ पे जो इलियक आर्टरीज और वेन्स के बारे में आपको बताया गया है, जो पीछे आर्टरीज थी वही यहाँ पे वेन्स बन गई हैं हमारे पास। ठीक है, वहाँ पे इलियक आर्टरी आपने देखी थी, इलियक वेन यहाँ पे आगे, वहाँ पे अपने फिमोरल आर्टरी देखी है जो सारे का सारा ब्लड लेकर जाती है हमारे फुट में, नी में। ठीक है, इसी तरह जब फुट और नी से ब्लड वापस जाता है हमारी हार्ट की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो जो वेन वापस लेकर जा रही होती है वो क्या कहलाती है, फिमोरल वेन कहलाती है। तो ये बातें आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि पल्मोनरी वेन किस तरीके से काम करती है। पल्मोनरी वेन की दो ब्रांचेस आ जाती हैं, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, जैसे वहाँ पे एओर्टा था। ठीक है, इसी तरह सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर ऊपर वाले हिस्से से खून लेकर जाता है हार्ट की तरफ,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है वेन्स के ज़रिए हार्ट की तरफ और हार्ट उसको लंग्स में भेज के ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करता है। फिर वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस पल्मोनरी वेन के ज़रिए जाता है लेफ़्ट एट्रियम में और वहाँ से लेफ़्ट वेंट्रिकल से जाता है पूरी बॉडी के अंदर वाया एओर्टा। ठीक है, अब देखें तो राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलिक वेन्स जॉइन टू फॉर्म इंफीरियर वेना केवा, मैनी शॉर्ट वेन्स एम्प्टी इनटू इंफीरियर वेना केवा अमंग दीज हेपेटिक वेन, मीन के हेपेटिक। आप देख लें रीनल हमारी किडनी से, हेपेटिक हमारे लिवर से, गोनेडल हमारे गोनेड से। ठीक है, all veins coming from stomach, spleen, pancreas and intestine drain into hepatic portal vein which carries blood to liver. From liver a hepatic vein carry blood and empties into inferior vena cava. Two renal pelvis veins carry blood from kidneys क्योंकि 2 किडनी है, while 2 gonadal veins carry blood from gonads to inferior vena cava. और इनके अंदर क्या होता है, इन thoracic cavity inferior vena cava also receive vein from thoracic walls and ribs. हमारी जो पसलियों वाला सारा हिस्सा है इसमें स्टमक भी आ जाता है, वर्टिब्रल कॉलम भी आ जाता है, इसके अंदर से भी ब्लड सारे का सारा किसके अंदर जाता है, इंफीरियर वेना केवा के अंदर। सुपीरियर सिर्फ हेड, शोल्डर और आर्म से ब्लड लेकर जाता है, बाकी पूरी बॉडी में फिर जितना भी ब्लड आता है चाहे वो किडनी से हो, लीवर से हो, फुट से हो, फीमोरल वेन के ज़रिए जो ब्लड आ रहा है, इलियक जो वेन्स है उनके ज़रिए जो ब्लड आ रहा है, ये सारे का सारा ब्लड इंफीरियर वेना केवा के अंदर ड्रेन हो जाता है और फिर वहाँ से जाता है हमारे राइट एट्रियम के अंदर। अब ये एक डायग्राम आपको दिखाएगी, ये जो अपनी बुक से आप देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ वेन्स दिखाई गई हैं, कुछ आर्टरीज दिखाई गई हैं। ठीक है, एओर्टिक आर्क दिखाई गई है, सुपीरियर वेना केवा इस जो है आपके पास लेफ्ट साइड पे सारी वेन्स को दिखाया गया और राइट साइड पे सारी आर्टरीज दिखाई गई हैं। डोर्सल एओर्टा आप देख लें, आर्टरी टू आर्म, हेपेटिक, रीनल, बाकी आप देख लें, यहाँ पे फीमोरल आर्टरी देख लें, फीमोरल वेन देख लें। ठीक है, रीनल वेन देख लें, इसके बाद हिपैटिक पोर्टल वेन देख लें, इंफीरियर वेना केवा, पल्मोनरी वेन, ये सारी की सारी आपको चीज़ें दिखाई गई हैं। डायग्राम यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रही मुझे, आप अपनी बुक खोलिएगा और वहाँ से बहुत ज़्यादा क्लियर इस डायग्राम को देख के समझने की कोशिश कीजिएगा कि कौन कौन से पार्ट किस किस तरीके से काम कर रहे हैं, कौन सा पार्ट ब्लड को लेकर आ रहा है बॉडी से हार्ट की तरफ, कौन सा पार्ट ब्लड को लेकर जा रहा है हार्ट से बॉडी की तरफ। दिल से जिस्म की तरफ जाना आर्टरीज का काम है और खून को वापस लेकर आना, वापस लेकर आना किसका काम है, वेन्स का। ठीक है, वापस लेकर आना, ये वर्ड आपने हमेशा याद रखना है, वापस लेकर आना किसका काम है, वेन्स का। और आपने इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना, हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन हो रही होती है और इसलिए ये सिस्टम्स हमारे पास चलते हैं। वेनस सिस्टम आपने देखा, आर्टेरियल सिस्टम आपने देखा, ये बेसिकली पैसेज है हमारे पास सर्कुलेशन के कि किस तरीके से ब्लड हमारा मूव करता है हार्ट से बॉडी और बॉडी से हार्ट की तरफ। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ बीमारियां भी आ जाती हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ मीन दिल की बीमारियां। इसमें क्या होता है, द डिजीज़ दैट इन्वॉल्व द हार्ट और ब्लड वेसल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। वो बीमारियां जो दिल और दिल की नालियों से जुड़ी होती हैं, खून की नालियों से जुड़ी होती है, उन्हें क्या कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। ये जो बीमारियां होती हैं इनके एक जैसे कॉज होते हैं, मैकेनिज्म और ट्रीटमेंट भी एक जैसा होता है। द रिस्क फैक्टर दैट लीड टू कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर इंक्लूड एडवांस एज, एक तो उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये बीमारियां बढ़ जाती हैं। जिनको शुगर होती है उनको ये बीमारी बहुत ज़्यादा हो सकती है। दिल की हाई ब्लड कंसनट्रेशन को, लो डेंसिटी लिपिड जिनके अंदर चर्बी बहुत ज़्यादा होती है, ये मोटे होते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा, उनके अंदर दिल की बीमारियाँ हो सकती हैं। जो लोग सिगरेट पीते हैं, तंबाकू, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर जिनका होता है, ओबेसिटी जो मोटापा जिनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, ये जिनका लाइफस्टाइल नॉर्मल नहीं होता, वो सारे के सारे लोग दिल की बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। अब बीमारियां कौन कौन सी हैं, आर्थ्रियोस्क्लेरोसिस एंड आर्टरियोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होती हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टरियोस्क्लेरोसिस आर डिजीज ऑफ आर्टरीज। दीज डिजीज आल्सो लेड टू हार्ट डिजीज। एथेरोस्क्लेरोसिस इज कॉमन रेफर्ड एज नैरिंग ऑफ आर्टरीज। इसमें क्या होता है कि हमारी आर्टरी फुकड़ जाती हैं। ये क्रोनिक डिजीज़ है इन विच देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ, में क्या होता है कि सारी की सारी चर्बी, कोलेस्ट्रोल, फाइब्रिन इन आर्टरीज के अंदर जुड़ जाता है, जमा हो जाता है। व्हेन दीज कंडीशन फिर, और जब ये कंडीशन बहुत ज़्यादा फेयर हो जाती है, बहुत नाजुक सूरत हाल हो जाती है कि आर्टरीज बहुत ज़्यादा फुकड़ गई हैं, ब्लड प्रॉपर तरीके से बॉडी की तरफ पंप नहीं हो पा रहा,
तो आर्टरीज जो है वो मज़ीद जब नहीं एक्सपेंड कर सकती, नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर सकती, तो ब्लड जो है वो बहुत मुश्किल से इसमें से पास होता है। क्योंकि आपको पता है कि आर्टरीज में प्रेशर डेवलप होता है तो ब्लड मूव करता है। आर्टरीज कभी रिलैक्स करेंगी, कभी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ब्लड मूव करेगा ना। ऐसे तो नहीं कि बस ब्लड आता जा रहा है और जितनी भी तंग होगी आर्टरी ब्लड मूव करता जाएगा। अब हर ऑर्गन को एक प्रॉपर सप्लाई चाहिए ब्लड की। जब आर्टरीज और वेन आर्टरीज नैरो हो जाएंगी, तंग हो जाएंगी, तो प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी। क्योंकि आपने ये देखा था कि आर्टरीज की छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, कैपिलरीज, जिसमें से मटेरियल पास होता है। मटेरियल में कुछ पार्टिकल्स बड़े भी हो सकते हैं, अगर आर्टरी नैरो होगी तो पार्टिकल मूव नहीं कर सकेंगे। तो ये वो डिजीज़ होती है जिसमें आर्टरी सिकुड़ जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस। इसके बाद देखें तो एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जब चर्बी बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है तो इससे आर्थरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल डिपॉजिट्स, बहुत ज़्यादा इससे झुंड सा गुच्छा सा बन जाता है, जिसको क्या कहते हैं, प्लॉक। और प्लॉक क्या करता है, ये खून के गुच्छे बना देता है, जिसे थ्रोम्बस कहा जाता है। अगर थ्रोम्बस जो है वो डिसलॉग एंड बिकम फ्री फ्लोटिंग, अगर थ्रोम्बस जो है वो इजीली मूव करना शुरू कर जाए, उन नैरो वेन आर्टरीज में से गुजर जाए, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, एम्बोलस कहते हैं। ठीक है। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर आर द मेजर कॉज ऑफ सडन नॉन एक्सीडेंटल डेथ। दूसरा आ जाता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, दौरा पड़ जाना, दिल का दौरा। ये तो आप सुनते होंगे कि फ़लाँ की डेथ हो गई, दिल का दौरा पड़ गया, उसको हार्ट अटैक आ गया। तो ये जो टर्म है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये डिराइव होती है मायोकार्डियम से। और ये जो इन्फेक्शन है ये कॉमनली नोन है हार्ट अटैक। इसको क्या कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं। ये कब होती है, जब ब्लड की सप्लाई प्रॉपर तरीके से हार्ट को नहीं पहुंचती, इंटरप्ट हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि हार्ट के मसल्स की डेथ हो जाती है। अगर क्लॉटिंग हो जाए, कहीं खून का गुच्छा बन जाए, खून सारे के सारे सेल जुड़ जाएँ, तो उस केस में भी क्या होता है कि ब्लड प्रॉपर तरीके से हार्ट में से पास नहीं होता, तो जो हार्ट के मसल्स हैं उनको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलती। और जब उनको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलती तो वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहलाती है। कि इससे क्या हो सकता है, हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि हार्ट अटैक होता जाता है तो इंसान की डेथ हो जाती है। कि इतना फेयर हार्ट अटैक होता है क्योंकि ब्लड की सप्लाई हर वक्त ज़रूरी है हार्ट के लिए। ये चीज़ आप पीछे भी देख चुके हैं कि हार्ट में हर वक्त ब्लड जो है वो मूव कर रहा होता है एट्रियम से वेंट्रिकल और आर्टरी से वेन्स की तरफ। ठीक है। अब अगर हम देखें तो इसका कॉज क्या हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी विच इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी एंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। फिर चेस्ट पेन में जो हमारा सीना है इसमें बहुत सख्त किस्म का दर्द होता है। ठीक है। मे बी इन द फॉर्म ऑफ सेंसेशन टाइटनेस, बहुत ऐसे जकड़ लेता है हमारा पूरा जिसमें जकड़ा जाता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, फिकीफे हो जाती है, फिकीफिंग। ठीक है। पेन रेडिएट, दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ता बढ़ता हमारे जो बायां बाजू है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है। हमारे जो जबड़े हैं, ठीक है, हमारी गर्दन, हमारा दायां बाजू, हमारी कमर, ये सारे के सारे जकड़ जाते हैं, अकड़ जाती है ये सारी चीज़ें। ठीक है। हम अपने कॉन्शियस कंट्रोल में, हमें कुछ पता नहीं चल रहा होता कि क्या हो रहा है हमारे साथ, और अचानक से डेथ हो जाती है। ये सारा केस आ जाता है हार्ट अटैक का। अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द ऑल मायोकार्डियल इन्फेक्शन आर साइलेंट विदाउट चेस्ट पेन और अदर सिम्टम ऑफ साइलेंट हार्ट अटैक इज़ मोर कॉमन इन द एडल्टली इन पेशेंट विद डायबिटीज़ मेलाइटिस। जिनको शुगर होता है या जो हार्ट ट्रांसप्लांट करवाते हैं उनको ये माइल्ड हार्ट अटैक हो सकता है जिसके सिम्टम्स इजीली शो नहीं होते। ना बाजू में दर्द होता है, ना कमर में, ना ही गर्दन अकड़ती है, ना ही जबड़े में दर्द होता है, ऐसा कोई भी नहीं होता सिम्टम हमारे पास अगर साइलेंट हो ये हार्ट अटैक तो। ठीक है। लेकिन वैसे ये बहुत ज़्यादा फेयर होता है और इसमें बेसिकली हार्ट को सप्लाई नहीं मिल रही होती ब्लड की जो उसको सप्लाई चाहिए होती है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन मीन के हार्ट अटैक, जो कि आप अक्सर सुनते हैं। मेजॉरिटी आपके आसपास भी, आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग आपने देखे होंगे या ऐसे एक आध इंसान को आप जानते होंगे जिसको हार्ट अटैक आया हो। ठीक है। तो ऐसी ये डिसीज़ है हमारे पास बेसिकली ब्लड से रिलेटेड। जब ब्लड की सप्लाई प्रॉपर तरीके से हार्ट को नहीं पहुंचती तो हार्ट के अंदर जो मसल्स हैं उनको नरिशमेंट नहीं मिलती तो वो अपने फंक्शन को परफॉर्म करना छोड़ देते हैं। और जब अपने फंक्शन को वो परफॉर्म करना छोड़ते हैं तो हार्ट को ज़रूरत पड़ती है ब्लड की, तो उसमें क्या होता है कि हमें पेन स्टार्ट हो जाता है। मीन ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि वाकई ही अब हार्ट जो है इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं उनको हार्ट अटैक की बहुत ज़्यादा ये रिस्क होता है कि उनको हार्ट अटैक होगा ही होगा। ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब कोलेस्ट्रॉल, चर्बी इकट्ठी हो जाती है उनकी आर्टरीज में, वेन्स में, तो उससे भी ब्लड की सप्लाई रुक सकती है। अब देखें तो इमीडिएट ट्रीटमेंट फॉर सस्पेक्टेड एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन इंक्लूड ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है। एस्पिरिन एंड सबलिंगुअल टैबलेट ऑफ ग्लिसराइड
ट्राइनाइट्रेट। मोस्ट केसेस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन आर ट्रीटेड विद एंजियोप्लास्टी, या तो हम जो नैरो हो चुकी हैं आर्टरीज ब्लड वेसल्स उनको खोल दिया जाए, या बाईपास सर्जरी करवाई जाती है। बाईपास सर्जरी को आपको अच्छी तरीके से पता होगा, सर्जरी इन विच आर्टरी और वेन फ्रॉम एल्सवेयर इन द पेशेंट बॉडी ग्राफ्टेड टू द कोरोनरी आर्टरीज, कि कहीं से भी आर्टरी और वेन्स ली जाती हैं और उनके पार्ट्स को जो है हार्ट के मसल्स के साथ जोड़ दिया जाता है। इस केस से हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। एंजाइना पेक्टोरस मीन चेस्ट पेन, जो सीने का दर्द होता है, ठीक है। इट इज़ नॉट एज वर्ड हार्ट डे इज हेड ऑन 28 सितंबर, फिर एज हार्ट अटैक। ये हार्ट अटैक की तरह तो नहीं होता, लेकिन इसका पेन जो है एवरी ईयर थ्रू आउट द वर्ल्ड। इफ ऑब्जेक्टिव हार्ट आर ऑफन इन लेफ्ट आर्म एंड शोल्डर, इट इज़ टू हेल्प पीपल बेटर अंडरस्टैंड देयर वार्निंग साइन। द ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल, पर्सनल रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, इट इज नॉट सफिशिएंट बट शॉर्टेज इज नॉट इनफ टू कॉज टिश्यू डेथ। ये चेस्ट पेन या एंजाइना पेक्टोरिस ये बेसिकली होता हमारे पास हार्ट अटैक तो नहीं है, लेकिन उसी की एक टाइप आ जाती है कि इसमें सीने में दर्द होता है, बाजू में दर्द होता है, कंधे में दर्द होता है, यानी कि सिम्टम्स वही होते हैं जो हार्ट अटैक के होते हैं। ये इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि अब हमें अपने आप को चेकअप करवा लेना चाहिए। हमें चेकअप करवाना चाहिए डॉक्टर से कि हमारा हार्ट सही तरीके से काम कर भी रहा है या नहीं, हमारी आर्टरीज नैरो तो नहीं होगी, ठीक है। कि अगर हमारे सीने में दर्द हो रहा है मीन हमें कोई ना कोई ऐसा रिस्क है हमारी बॉडी के साथ, तो हमें फ़ौरन से उस चीज़ को ट्रीट करवाना चाहिए कि अगर कोई ऐसी चीज़ है तो वो वक्त रहते हमें पता चल जाए। तो यहाँ पे जाके ये हमारा 9 यूनिट आज कंप्लीट हो गया है इस 7 लेक्चर्स के बाद, जिसमें कुछ टॉपिक मैंने आपको स्किप करवाए हैं, वो स्कीम ऑफ स्टडीज़ में मौजूद नहीं थे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, इसलिए जो बाकी है हमने अच्छे तरीके से इसको देखा समझा। अब आप लेक्चर अच्छे तरीके से लें और समझने की कोशिश करें कि क्या बताया गया इसको। यहाँ पे जाके आपकी पूरी बायो की बुक कंप्लीट हो जाती है। जो हमारे पास 9 यूनिट्स थे वो सारे के सारे हम देख चुके हैं, उन सबके लेक्चर्स आपके पास मौजूद हैं आपके यूट्यूब चैनल पे। उनको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें, ध्यान से पढ़ें, और जो कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं होंगे वो इंशाल्लाह हम स्कूल में जाके क्लियर कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।